हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो कॉम्प्लेक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आना सर्टेन है, हर साल आता है और आएगा भी। दो टाइप का है, दोनों चीज़ आप जरा फोकस से पढ़िएगा, थोड़ा सा इसमें आपको कंसंट्रेशन भी लगाना पड़ेगा और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक आइसोमेरिज्म जो पढ़ा होगा, डेफिनेशन सब वही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। ठीक है, कंपाउंड का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, है ना, यही आइसोमर कहलाता है। सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट आएंगे। तो अब देखना है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। सो बेसिकली हम लोग को देखना है आइसोमेरिज्म में, यहाँ डिटेल में देखना है कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। सारे कॉम्प्लेक्स देखो नहीं शो करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स करता है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करता है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप का होता है। तो ये भी दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो ये दो टाइप का आइसोमर यहाँ भी आपको मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला था, यहाँ भी आपको दो टाइप का मिलेगा, स्टीरियो आइसोमर्स। सो बेसिकली देखना ये है कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग हैं ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक से बहुत चीज़ें यहाँ पर, सब कुछ लगभग अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, सारे कंपाउंड कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप सबको पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कहानी थोड़ी अलग होती है, वो जनरल कहानी के जैसे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, तो आइए दिखाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या क्या आते हैं, हम लोग को कौन कौन से पढ़ने हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में ऑर्गेनिक में पढ़ना था, चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टाटोमर, वहाँ पढ़ने थे। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पे नाम आता है आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशनल आइसोमर, आयनाइजेशनल आइसोमर। ये पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर है। दूसरा यहाँ पे आता है हाइड्रेटेड आइसोमर या सॉल्वेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन आइसोमर्स। तीसरा यहाँ पे आता है लिंकेज आइसोमर्स, जहाँ पर आप देखोगे लिंकेज का डिफरेंस होगा, सो लिंकेज आइसोमर्स। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। और एक लास्ट आप यहाँ पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। आइसोमर देखो छोटे छोटे दो और वर्ड आते हैं जिसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जैसे वहाँ आता है लिगेंड आइसोमराइजेशन और लिगेंड पॉलीमराइजेशन, ये दो और आते हैं, बट वो वहाँ पे हम लोग नहीं देखने वाले। हम लोग को सिलेबस में वो सब लेवल का नहीं है, अपने को बस इन चारों को फोकस करना है। ये चारों अपने सिलेबस के पार्ट हैं और ये चारों आते हैं, ठीक है ना, ये चारों आते हैं। तो जो चारों आते हैं तो सबको हम अच्छे से पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो जस्ट ए मिनट गाइज, शुरू करता हूं मैं। थोड़ा सा सेटिंग करना था, हो गया, ठीक है। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं कैसे कैसे। अब स्टीरियो बचा हुआ है। स्टीरियो में देखो दो टाइप का है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल में, सॉरी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर यहाँ आपको नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे और आपको ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और दूसरा जो है वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। सो इतने टाइप के यहाँ पे आपको देखना है आइसोमर। दो कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में। स्टीरियो में कौन कौन सा मिला हम लोगों को, स्टीरियो मिला ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और आपका स्ट्रक्चरल में आपको यहाँ 5 पढ़ने, इन पांचों को हम लोग 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हो, शुरू कर लिया जाए। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़े होंगे, कई लोग पढ़े होंगे, कई लोग जीरो नहीं, कुछ नहीं पढ़े होंगे, बट जो नहीं पढ़े उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आज पढ़ लो, आगे आपको हमेशा काम आएगा, इसलिए आपको पढ़ना तो है ही, आज नहीं तो कल। अब कब पढ़ोगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहीं से चालू करेंगे हम लोग। पहला जो हमारा आइसोमर है स्ट्रक्चरल आइसोमर का, पहला है आयनाइजेशनल आइसोमर। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होते हैं, सब कुछ सेम होता है
बस लिंकेज या बॉन्डिंग चेंज होता है ना, बॉन्डिंग ऑफ जो एटम होता है सेंट्रल एटम से वो बदलता है, एटम या ग्रुप अपना क्या करता है, बॉन्डिंग का नेचर बदलते रहते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अराइज होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज आयनाइजेशनल आइसोमर्स, आयनाइजेशनल आइसोमर्स। अब इसको देखिए कैसे पहचानेंगे और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना हम लोगों को। देखो स्ट्रक्चरल का सबसे इंपॉर्टेंट लिंकेज है, उसके बाद आयनाइजेशनल है, ठीक है। लिंकेज और आयनाइजेशनल दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जो देखने वाले हैं अभी स्ट्रक्चरल में सबसे पहले आयनाइजेशन देखने वाले हैं, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन क्या है, कौन देता है, तो देखो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयनानिक लिगेंड प्रेजेंट होंगे वहीं पे आइसोमर आएगा, ठीक है। ये आइसोमर कहाँ पे आएगा, जिस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी एक आयनानिक लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मतलब आयनाइजेशन स्फीयर पे भी एक आयनानिक लिगेंड हो, तो क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव आयनानिक लिगेंड inside and outside of coordination sphere, inside and outside of coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर ये नहीं कर पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव आयनानिक लिगेंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, होता क्या है, when ionic ligand, when exchange of ionic ligand, when exchange of ionic ligand takes place from coordination sphere to ionization sphere, from coordination sphere to ionization sphere, sphere to ionization sphere। सो एक ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, आपको देखोगे कि आयनानिक लिगेंड का बदला बदली होगा, एक्सचेंज होगा, कहां से कहां, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयनाइजेशन स्फीयर में और आयनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो दोनों में एक्सचेंज होता है। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स COH2O का होल 5 और ये है आपका Br और डब्बे के बाहर लगा हुआ है Cl, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है, ठीक। अब इसका जो दूसरा आइसोमर हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, ब्रोमीन को बाहर भेज दिया जाएगा और क्लोरीन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ले आ लेंगे। तो देखिए दोनों में क्या हुआ है बच्चों, हुआ ये है कि क्लोरीन बाहर से अंदर आया है और ब्रोमीन अंदर से बाहर गया है। इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में सिर्फ यही हुआ है, लिगेंड जो आयनानिक लिगेंड है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था वो अंदर को चला गया और जो अंदर था वो बाहर को चला गया। तो एक्सचेंज किसका हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयनानिक लिगेंड, इसीलिए इसका नाम आयनाइजेशनल आइसोमर है, ठीक है। तो आयनानिक लिगेंड का हुआ है, तो जब आयनानिक लिगेंड का एक्सचेंज होगा तो आपको जो आइसोमरिज्म मिलेगा उसी का नाम होता है आयनाइजेशनल आइसोमर्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड आयनाइजेशनल आइसोमर्स। बात समझ में आई सभी लोगों को, ठीक है। मैं आज क्वेश्चन करा दूंगा, वेट कर लो, पहले इसको पढ़ा लेने दो, ठीक है। सो ये बात आपको समझ में आया सबसे पहले। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आइए दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इसका कोबाल्ट पेंटामीन लेते हैं, ब्रोमाइड और सल्फेट को रखते हैं बाहर, ठीक, सल्फेट को बाहर रखते हैं। अब इसको जब हम लिगेंड आइसोमराइज कराएंगे तो होगा क्या कि जो बाहर का लिगेंड है वो अंदर चला जाएगा और जो अंदर का लिगेंड है वो बाहर चला जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। देखो अभी सल्फेट अंदर आ गया और ब्रोमाइड कहाँ चला गया, बाहर। अगर आप चाहते हो दोनों का टेस्ट करना तो आप कैसे पता चलेगा, इस लिगेंड में अगर आप बेरियम क्लोराइड डालोगे BaCl2
तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट पीपीटी मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बट अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे आप AgNO3, तो AgNO3 डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। AgNO3 डालोगे तो नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। इसी का रिवर्स इधर को हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड डालोगे आप तो यहाँ कोई पीपीटी नहीं मिलेगा, नो पीपीटी। और अगर आपने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट डाला AgNO3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइट येलो कलर का पीपीटी, लाइट येलो पीपीटी ऑफ AgBr। तो कैसे पता चला? अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो जो स्पीसीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वो आयनाइज होता है, और वो आयनाइज होकर क्या बनाता है? दैट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। बट जो आयनाइज नहीं होगा वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सो सिंपली वी आर सीइंग हियर कि अपने पास क्या मिल गया, एक में Br का प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और एक का मिलता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। बट दूसरे कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला वही है, बट अब वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, मतलब वो अंदर चला गया, और जिसका येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिला था अब उसका मिलने लगा, मतलब कि अंदर वाला कंपोनेंट बाहर आ गया। सो वी सिंपली कन्फर्म्ड बाय दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आप आसानी से देख पा रहे हो कि सिर्फ किसका एक्सचेंज हुआ है, आयनाइनिक लिगेंड का। ये बाहर से अंदर गया सल्फेट, और यहाँ ब्रोमाइड अंदर से बाहर आ गया। सो सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमाइड अंदर जाएगा और सल्फेट बाहर आएगा, तो इसमें से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशनल आइसोमर्स। इसमें आयनाइनिक लिगेंड का एक्सचेंज होता है। बात समझ में आ गई सभी को? ये क्लियर है? देख लो सभी लोग और बताओ जल्दी से, अप टू दिस क्लियर है? सो अब इसके आगे का काम करना है। ये अगर आपको कंफर्म हो गया, दूसरा चलेंगे आयनाइजेशन के बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म पे। लिंकेज से पहले चलेंगे हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमर्स पे, ठीक है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। सो नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड कहा जाता है, ठीक है। सो लेट्स चेक हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड होने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे जैसा कि बात हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक ऐसा आइसोमर जिसके में पानी का होना कंपल्सरी है। वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज होता है वाटर का ही होता है, इसलिए इसका नाम हाइड्रेटेड, पानी, हाइड्रेटेड का मतलब पानी, ये सॉल्वेंट है तो उसी का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव, कॉम्प्लेक्स must have, complex must have water ligand, water ligand inside the coordination sphere, inside the coordination sphere, ठीक है। उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहना कंपलसरी है, वो नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरा होता क्या है, व्हेन एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमर, ठीक है। सो व्हेन एक्सचेंज ऑफ वाटर लिगेंड, पानी, एक्वा लिगेंड, या इसको वाटर कह दो या एक्वा कह दो, लिगेंड टेक्स प्लेस फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर, फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर। ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे आइसोमर को सच आइसोमर्स आर कॉल्ड
such isomers are called hydrated isomer या solvated isomer। हाइड्रेटेड आइसोमर्स और सॉल्वेटेड आइसोमर्स। तो सिंपल सा यहाँ कहानी, आपको बस देखना क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा, सिर्फ पानी अंदर से निकल कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी हम लोग देखने वाले वन बाय वन, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, चलो देखते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग इसका। दिस इज द एग्जांपल COCl3.6H2O। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसी को, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ये तीन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीनों फॉर्म देख लीजिए, बना देता हूँ पहले में। पहले वाले में क्या होगा, कोबाल्ट के साथ सभी वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और तीनों जो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं वो बाहर हैं, Cl3। ये पहला केस है। दूसरा केस है आपका जिसमें एक एक्सचेंज करते, एक पानी को बाहर भगाएंगे, 5, एक Cl को अंदर लाऊंगा, फिर यहाँ पे एक 2 Cl और एक वाटर क्या हो जाएगा, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर एक और लिगेंड को एक्सचेंज कर लेते हैं, सो होगा क्या, COH2O का होल 4, Cl2 अंदर हो जाएगा, एक Cl बाहर, डॉट 2H2O उधर हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, एक Cl बाहर रहेगा इंटू 2H2O बाहर का साइड। ये तीन डिफरेंट है स्ट्रक्चर, बट अगर आप देखोगे तो सबके फॉर्मूले सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज नहीं आया है। बट क्या चेंजेस आ जाएंगे वो ध्यान से देखिए। पहले जो पहला वाला कंपाउंड है वो वॉयलेट कलर का है, दिस इज वॉयलेट कलर, इसका कलर बदलता रहता है, जैसे चेंज होगा कलर बदलेगा। इसका कलर है लाइट ग्रीन, ये हल्का सा आपको ग्रीन दिखाई देगा, लाइट ग्रीन। और जो लास्ट वाला है आपको दिखाई देगा डार्क ग्रीन, दिस इज डार्क ग्रीन इन कलर। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्लियर है। क्या डिफरेंस क्लियर है, अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे पहले वाले में, तो कितने मोल AgCl मिलेंगे, तीनों में 1 बाय 1 क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। आप लोग बताइए क्या अंतर मिलेगा। हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, कितने मोल प्रेसिपिटेट मिलेंगे, इसमें डालेंगे तो कितने मोल मिलेंगे, और इसमें डालेंगे तो कितने मोल मिलेंगे। तो अगर हम सही से देखें तो आप देखते जाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने हैलाइड्स हैं वही प्रेसिपिटेट होते हैं, सिर्फ वही प्रेसिपिटेट होगा। तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पहले वाले में 3 है ना, तो 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, दूसरे वाले में 2 हैं और तीसरे वाले में 1 है। तो सिस्टमैटिकली अगर देखेंगे तो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज 3 मोल ऑफ AgCl। AgCl का 3 मोल प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि वाइट कलर का होता है, दिस इज वाइट कलर। ठीक, यहां जाएंगे तो हमें 2 मोल AgCl मिलेगा, ठीक है, 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और इस केस में अगर हम आएंगे तो सिर्फ 1 मोल AgCl मिलेगा, 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा। सो दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि फॉर्मूला तो सेम है, बट हैलोजन जो थे वो अंदर चलते चले जा रहे हैं, और जब वो अंदर चलते चले जाएंगे तो धीरे 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 क्या होगा, आपका नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट घटता चला जाएगा। सो दीज 3 आइसोमर्स आर हाइड्रेटेड आइसोमर्स, क्योंकि अंदर से बाहर सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हुआ है, सिर्फ पानी का एक्सचेंज हुआ है, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है सभी लोग को, देख लो अच्छे से, ये बात समझ में आई। ये हो गया आपका हाइड्रेटेड आइसोमर। ऐसे और भी एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, ये क्रोमियम का ही कॉम्प्लेक्स था, मैंने कोबाल्ट लिख दिया, सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का था, ठीक है, या कोबाल्ट की जगह क्रोमियम कर लेना, क्योंकि जो कलर ग्रीन आता है क्रोमियम, कोबाल्ट में ग्रीन कलर नहीं आता है, क्रोमियम में ही आता है। सर कॉम्प्लेक्स इज क्रोमियम नॉट कोबाल्ट, ठीक है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ भी इसको कोबाल्ट हटा के क्रोमियम कर लेना है, ठीक है, ये Cr नॉट CO, दिस इज Cr, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स था बस। सो कि ग्रीन कलर कोबाल्ट में ऐसा नहीं आता, वो CCl3 के साथ आता है, इधर नहीं आता है।
सो आपको यहाँ पे मिल गया क्लियर कट सोल्यूशन आपको क्या करना है। सो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट चलूँ लिंकेज आइसोमर पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लिंकेज आइसोमर चेंज करना, हमको लिंकेज आइसोमर वो भी बहुत खास है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस सेकेंड वन वॉज द आयनाइजेशन के बाद हाइड्रोजन आइसोमर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन है, तीसरा लिंकेज आइसोमर, थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं भैया, कौन लिंकेज आइसोमर बनाता है? लिंकेज आइसोमर के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? तो नाम से ही आ रहा है लिंकेज ऑफ द एटम और ग्रुप बदलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय दोज कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है तो लिंकेज आइसोमर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसके लिए कंडीशन ये है कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव ambidented ligand, ambidented ligand inside the coordination sphere, inside the coordination sphere, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना जरूरी है। अब आपको याद होगा कौन कौन से लिंकेज आइसोमर वाले पढ़े हैं आप, कौन कौन से हैं जो एम्बीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं। सो इसमें आप किस कैटेगरी में कौन कौन आता है, एग्जांपल के लिए सब लोग याद कर लो जल्दी से। साइनाइड आता है, C ट्रिपल बॉन्ड N पढ़ाया गया आप लोगों को, ये माइनस चार्ज यहाँ पे लोन पेयर। इसके अलावा NO2 आता है ना, NO2 होता है, SCN होता है और आइसोसाइनेट भी होता है। इन तीनों के अलावा आइसोसाइनेट विद CNO जिसको हम लोग लिखते हैं OC ट्रिपल बॉन्ड N, आइसोसाइनेट, साइनेट या आइसोसाइनेट इसको लिखा जाता है। दिस ऑल आर शोइंग लिंकेज आइसोमर, इनका होना कंपलसरी है, पहला केस, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ, व्हेन लिगेंड इज सेम, लिगेंड इज सेम बट लिंकिंग एटम, जो एटम लिंक कर रहे हैं, ठीक है, लिंकिंग ऑफ एटम इज चेंज, लिंकिंग ऑफ एटम इज चेंज विथ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, विथ सेंट्रल मेटल, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा भैया, यही कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स, आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। बस लिगेंड सेम होगा बट उसको जो लिंक करने वाले एटम है जिनसे वो जुड़ता है वही अपना पोजीशन क्या करते हैं, बदल लेते हैं, एटम बदल लेते हैं। तो जुड़ने वाला एटम क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का चेंज होगा, ठीक है ना। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोग करते हैं नाइट्रो वाले का, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स है आयरन का, FeH2O का होल 6 होल 5 NO2 यूनिनेगेटिव, ठीक है, ये -1। अब अगर हम देखें तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ये कॉम्प्लेक्स दो फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो NO2 है ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन भी इसको अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी उसमें माइनस चार्ज होता है, दूसरा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है अगर ये ऐसे जुड़ा तो, है ना। तो अगर ये जुड़ता है इसका नाम नाइट्रीटो होता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीटो, और जो ये अटैक करता है दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। सो आप देखोगे कि लिंकेज चेंज होने से नाम बदलेगा, लिंकिंग ऑफ एटम भी क्या होता है यहाँ पे पूरी तरीके से बदल जाता है। सो लेट्स सी इन दिस केस कि अगर ये कॉम्प्लेक्स में NO2 जुड़ता है ना, FeH2O का होल 5 N डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहेगा, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। इसका नाम होता है हेक्सा एक्वा, पेंटा है, 5 ही लिखेंगे ना, 5 ही है तो पेंटा एक्वा नाइट्रो, ठीक है। ये फेरेट है ना, फेरस है तो फेरेट लिखेंगे,
एक्वा नाइट्रोफेरेट, और जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, फेरेट 2 आयन। ये कॉम्प्लेक्स आप देखो यहाँ पे नाइट्रो लिगेंड का हमने नाम लिखा, ठीक है, दिस इज नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जोड़ा है। अब यहीं अगर लिंकेज बदल जाएगा तो आपका लिगेंड वही रहेगा, बस लिंकिंग ऑफ एटम बदल जाएगा। तो नाउ इट हैज दिस टाइप ऑफ लिंकेज ON डबल बॉन्ड O -1। अब देखिए यहाँ पर लिंकिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन है। सो नाउ इट इज रिटन एज पेंटा एक्वा नाइट्रीटो, या O नाइट्रीटो भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ऑक्सीजन फॉर O फॉर ऑक्सीजन, O नाइट्रीटो भी लिखा जाता है, फेरेट सेकेंड आयन। सो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, नाम बदल जाता है। और आप चाहते हो कि हमें पता चल जाए कैसे पता करें कि लिंकेज बदला है कि नहीं, तो इसके लिए जो टेक्निक है वो IR स्पेक्ट्रा है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है। तो ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा तो उसका वाइब्रेशनल एनर्जी कम आएगा, नाइट्रोजन जब बाइंड करेगा तो उसका थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आयनाइजेशन से नहीं होगा, सिल्वर नाइट्रेट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अंदर हैं तो आयनाइज तो नहीं होने वाले। सो हम बस क्योंकि बॉन्डिंग बदल रही है, तो जो इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ जो चेंज हो रही है उसको मेजर कर ले तो कंफर्म करा सकता है कि दोनों में लिंकेज आइसोमर हुआ है। तो उस कॉम्प्लेक्स का जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका पूरा नाम होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वही करता है ये काम। सो अगर आप पढ़ोगे आगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तो वहां पे ये काम आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। सो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आपको लेने हैं, तो एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये है CONH3 का होल 5 SCN Cl2, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट हो जाता है, दूसरा आइसोमर CONH3 का होल 5 NCS, ठीक है। ये लिगेंड NCS है, ये SCN है, दोनों का अंतर बताता हूँ अभी। यहाँ Cl2, यहाँ पर लिंकिंग एटम जो है नाइट्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन जुड़ता है इसलिए NCS लिखा जाता है। यहाँ पे जो है आपका वो सल्फर जुड़ता है इसलिए इसका नाम SCS लिखा जाता है। सो अगर SCS जुड़ेगा तो इसका नाम होता है थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो। तो अगर आपका सल्फर जुड़ा होगा तो इस कॉम्प्लेक्स के नाम में थायोसाइनाइडो जुड़ेगा, और अगर यहाँ NCS जुड़ा होगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनाइडो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, थायोसाइनाइडो और आइसोथायोसाइनाइडो। तो ये आपका SCN और यहाँ पे NCS जुड़ जाता है। सो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिंकिंग एटम का डिफरेंस है। बाकी आप देखो लिगेंड सेम है, लिगेंड में कोई चेंज नहीं आया है, बस लिगेंड का जो बाइंडिंग ग्रुप था वो चेंज हो गया। तो जब बाइंडिंग एटम बदलेंगे, बाइंडिंग ग्रुप बदलेगा तो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेंगे, उसी को नाम होता है आपके यहाँ लिंकेज आइसोमर। सो इनको भी डिफरेंशिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो दोनों को बता देगा ये कौन सा है, कौन सा नाइट्रोजन जुड़ा है और कौन सा सल्फर से। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? तीसरा 3 तक क्लियर हुआ? अब चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आइए देखते हैं फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम से ही लग रहा है कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड का होता है एक्सचेंज। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें आप देखोगे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। सो दो अब ऐसा एग्जांपल्स पहले देख लो, इधर एग्जांपल पहले कर फिर डेफिनेशन लिखूंगा। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया यहाँ पे, इसका कोबाल्ट का, कोबाल्ट क्रोमियम का लेते हैं, ठीक है, Cr H2O का होल 6, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ पे कोबाल्ट का हम ले लेते हैं CN6। ये आपके दो
कोऑर्डिनेशन स्फीयर टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं दोनों आपस में, ठीक है, दोनों टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं। होता क्या है कि लिगेंड जो इसमें क्या थे सब निकल के इसके पास चले जाएं कोबाल्ट में, और ये सब के सब निकल कर चले आए क्रोमियम में। तो देखो होता क्या, इसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ लिखा जाता है कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 6 और क्रोमियम साइनाइड लेके बैठ जाएगा। अब आपको लग रहा है सर आपने तो मेटल चेंज किया है, बट एक्चुअली मेटल चेंज नहीं होते हैं, मेटल वहीं रहते हैं, लिगेंड चेंज होते हैं। लिखा यह ऐसे जाता है कि जिसमें कैटाइनिक पार्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, और जिसमें एनायनिक पार्ट होता है हमेशा राइट में लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो क्रोमियम के साथ है, तो कैटाइनिक पार्ट ये हो जाएगा, साइनाइड एनायन है निगेटिव पार्ट है तो लेफ्ट में हो जाएगा। बट जैसे ही लिगेंड बदले, अब साइनाइड किसके साथ गया, क्रोमियम के साथ, तो क्रोमियम बाद में लिखा जाता है, ठीक है, क्रोमियम बाद में लिखते हैं। इसीलिए दोनों आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंडों का एक्सचेंज है। सो दोज आइसोमर्स इन विच exchange of ligand takes place between two coordination sphere, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, such isomers are called coordination isomers. Such isomers are called coordination isomers। बस यही छोटा सा डेफिनेशन है, आपको देखने में साफ साफ दिख जाएगा कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड का बदला बदली होता है, मतलब दो लिगेंड आपस में बदले हैं दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बात समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्लियर है। सो ये आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। सो आप यहाँ देखोगे इजीली एक्सचेंजेबल हैं, ठीक है। अब लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, है ना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। लेट्स चेक कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, पहले इसको कंप्लीट कर लिया, अब आखिरी चलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। वो क्या होते हैं, पांचवा टाइप का है आपका कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर्स। सो कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर्स क्या होता है, नाम से लग रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में पोजीशन का बदलाव होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में पोजीशन का क्या होगा, बदलाव होगा। तो सबसे पहले समझो है कैसे बदलाव होता है। द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे होता है वो ये एक ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में होता है, अगर ब्रिज कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे तो ये वाला नहीं होगा। सो इट अकर ओनली इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, इट अकर ओनली इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग नहीं है तो ये नहीं होता है, ठीक है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में होता है। पोजीशन बदल रहा है मतलब लिगेंड अपने पोजीशन को बदलते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये है कोबाल्ट जो ब्रिज बनाया अमाइडो के साथ और एक परऑक्साइडो के साथ, ठीक है, एंड अगेन हेयर इज कोबाल्ट। ये कोबाल्ट क्या है, वाटर, यहाँ पे अमोनिया ले लेते हैं, यहाँ पे अमोनिया का होल ट्वाइस और Cl2 है, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपका अमोनिया क्या है, 4 है। ये आपका है कॉम्प्लेक्स। दो यहाँ पे मेटल सेंटर है। आप अगर थोड़ा और क्लियर रखना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट मेटल ले लो, आसानी से समझ, एक क्रोमियम ले लो, एक कोबाल्ट ले लो, आसानी से आपको समझ में आएगा। करना क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 क्लोरीन है, हम एक क्लोरीन को इसके अंदर ही अंदर यहाँ बदल देंगे, तो यहाँ बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे NH3 का होल थ्राइस और एक Cl आ जाएगा, कोबाल्ट जैसे था वैसे रहेगा, NH2 यहाँ पे रहेगा, ये O2 यहाँ पे रहेगा, और ये क्रोमियम के पास से क्या बदल गया, अब यहाँ पे अमोनिया 3 हो गया, पहले अमोनिया 2 था और Cl 1 रह गया,
तो क्या बदला है अगर ओवरऑल देखें तो सिर्फ बदला है पोजीशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड जो क्रोमियम के पास था, अब वो क्लोराइड किसके पास चला गया है, कोबाल्ट के पास। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पोजीशन का एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ है, पोजिशनल एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो दिस इज सिंपल कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर ये कहलाता है। पोजीशन का बदलाव होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है ना। ये सभी लोग को समझ में आ गया यहां तक। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का बचा हुआ है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर था जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये अब अगले लेक्चर में कल करूँगा, ठीक है। एक पार्ट आज खत्म हो गया, अब एक पार्ट कल खत्म हो जाएगा। सो इसको पूरा सभी लोग अच्छे से देख लेना, लेक्चर्स के वीडियो और वीडियो के पूरे नोट्स बना लेना, ठीक है। बहुत काम आएगा आपको। अभी जो बढ़ाऊंगा उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके स्टीरियो आइसोमर। तो लेट्स चेक आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय।